बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज खबर की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में शहर से लेकर के गांव तक घर घर 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी। इसके लिए बिहार के अलग अलग जिलों में 45 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। खबर के अनुसार बिहार में 45 पावर सब स्टेशन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इससे बिहार की बिजली व्यवस्था बेहतर हो जाएगी और बिहार के लोगों को अब बिजली की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि केंद्र की स्वीकृति के साथ ही पटना शहर में सबसे ज्यादा 10 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि बिहार के अन्य शहरों में 35 यानी कि कुल 45 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इससे बिहार में हर घर बिजली की पहुंच हो जाएगी। दोस्तों बिहार में जहरीली शराब से हुई लोगों की जान जाने के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे। पप्पू यादव ने पीड़ितों के परिवार को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद की है। जब मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने जातिवाद फैलाने वालों के लिए बड़ी बात कह दी है। जब पप्पू यादव ने कहा है कि वे लोग नफरत पैदा कर रहे हैं और जाति को गाली दे रहे हैं, जब उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसा करना बंद कर दीजिए, ये बिहार है, सबको सबक सिखा देता है। आगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि मैं जिस दिन सत्ता में आया तो जाति को गाली देने वाले लोगों की राजनीति नहीं करने दूंगा और ना ही उनको कोई टिकट दूंगा। पप्पू यादव ने जहरीली शराब से लोगों की जान जाने की घटना पर कहा कि इससे बड़ी दुखद घटना कोई और नहीं हो सकती है। ये लोगों की जान नहीं गई है बल्कि लोगों की जान ली गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि ये लोग शराब पीने से नहीं मरे हैं बल्कि जहरीली शराब पीने से मरे हैं। जब आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, अगर आपके पास पावर और रुतबा है तो आइए और फिर लोगों की मदद कीजिए। जिस दिन मैं आऊंगा एक छटांग भी जहरीली शराब नहीं बनने दूंगा। जिस इलाके में ऐसी घटना होगी उस इलाके के आबकारी विभाग को 48 घंटे के अंदर बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे पहले जहां भी ऐसा हुआ वहां थाना प्रभारी को 20 से 30 लाख रुपए देकर के पोस्टिंग दी गई है। दोस्तों बिहार में बाढ़ के दौरान हुई क्षति की भरपाई के लिए केंद्र से 3638 करोड़ रुपए मांगे हैं। इससे बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाएगी। जब बिहार सरकार की मांग के बाद केंद्रीय टीम क्षति का आकलन करने 20-21 अक्टूबर को आएगी। जब 22 अक्टूबर को पटना में बैठक होगी। आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने विकास भवन लघु सिंचाई विभाग कार्यालय कक्ष में बताया कि केंद्र सरकार से मदद मांगने से पहले सरकार 3,21,000 बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7-7 हजार रुपए के हिसाब से 225 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेज चुकी है। फसल क्षतिपूर्ति के लिए 491 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जब अब तक 30 जिलों के करीब 20 लाख पीड़ितों पर 605 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी अपनी 7 सदस्यीय टीम के साथ आ रहे हैं। वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। 2 दिनों के बाद राज्य सरकार के साथ उनकी बैठक होगी। दोस्तों बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर के सियासी गलियारों में उथल पुथल मचा हुआ है। इस बीच बिहार के दिग्गज नेता आरसीपी सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वे भाजपा छोड़ करके बिहार में नई पार्टी बनाएंगे, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दूं कि उन्होंने 5 अगस्त 2022 में जेडीयू से इस्तीफा दिया था। जेडीयू छोड़ने के ठीक 9 महीने बाद 11 मई 2023 को दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। जब बीजेपी के सीनियर नेता धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया, लेकिन पार्टी में उचित स्थान नहीं मिलने से काफी समय से नाराज चल रहे थे। आपको बता दूं कि आरसीपी सिंह बिहार में कई दिनों से सक्रिय नजर आ रहे थे, जिससे ये चर्चा हो रही थी कि वे जल्द ही नई पार्टी की घोषणा करेंगे। इसको लेकर के उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी। यही वजह है कि समर्थकों की ओर से आरसीपी सिंह की तस्वीर के साथ पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि जेडीयू ने 2022 में आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जेडीयू के कार्रवाई के आधार पर उनकी और फिर उनके घर वालों की संपत्ति में वृद्धि बताई गई थी। दिलचस्प बात यह है कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा जदयू के नेताओं द्वारा जुटाया गया था। जब उनके अनुसार आरसीपी और फिर उनके घर वालों ने 2023 से 2012 तक नालंदा जिले में सिर्फ 2 प्रखंड अस्थवा और इस्लामपुर में करीब 40 बीघा जमीन खरीदी थी। कई और जिलों में भी उनकी संपत्ति होने की बात कही गई थी। दोस्तों जहरीली शराब त्रासदी को लेकर के बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी नीतीश कुमार के शासन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और जदयू और फिर उनके नेताओं की आड़ में 30,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि अपने पहले 2 कार्यकाल में हजारों शराब की दुकानें खोलने के बाद मुख्यमंत्री अब महात्मा होने का नाटक कर रहे हैं। बिहार जहरीली शराब त्रासदी में अब तक 33 लोगों
की जांच जा चुकी है। जब वहीं पर 28 मृतक सीवान के हैं जबकि 5 सारण छपरा के हैं। इस मामले ने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है और विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार सरकार द्वारा शराब की बिक्री और फिर उसके विभाग पर लगाए गए प्रतिबंध की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि बिहार के हर चौक चौराहों पर शराब की दुकानें खुलवाने वाले तथा शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब से हजारों जान लेने वाले मुख्यमंत्री अब महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुरू के 10 वर्षों में बिहार में शराब की खपत बढ़ाने के हर उपाय किए और अब अवैध शराब बिकवाने के हर उपाय कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे इन तथ्यों को झुठला सकता है? उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार जी की तथाकथित शराबबंदी के बाद भी स्थिति इतनी बदतर है कि एक आंकड़े के अनुसार बिहार में हर दिन औसत 400 से ज्यादा लोगों की शराब से जुड़े हुए मामले में गिरफ्तारी होती है तथा बिहार पुलिस और फिर मद्य निषेध विभाग की ओर से बिहार में हर दिन करीब 6600 छापेमारी होती है, यानी कि औसत हर घंटे 275 छापेमारी होती है। इसका अर्थ यह है कि बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग हर महीने लगभग 2 लाख तथा प्रतिवर्ष 25 लाख जगह छापेमारी करता है, लेकिन इसके बाद भी अवैध शराब का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। दोस्तों, बिहार के रोहतास में नाबालिग लड़कियों से गलत काम करने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। वह लड़कियों को पढ़ाने के बहाने उनके साथ गंदी हरकतें करता था। गिरफ्तार शिक्षक की पहचान इश्तियाक अहमद के रूप में हुई है। वह अंग्रेजी पढ़ाते थे। उस पर बेहद परेशान करने वाले तरीके से मासूम लड़कियों के साथ गलत काम करने का आरोप है। जब मामले का खुलासा तब हुआ जब टीचर की हरकतों से परेशान छात्रा ने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया, जिससे परिजन नाराज थे। गुस्साए लोग स्कूल पहुंच गए और फिर हंगामा करने लगे। मामला पुलिस पहुंचा और टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल किया गया है, जिसमें एक छोटी बच्ची लड़की ने कहा कि जब भी हमने कोई गलती की तो शिक्षक ने हमें कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और उसे मत मारो। हम आपको छात्रा का वीडियो और फोटो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है। जब हम टीचर का फोटो जरूर आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। जहाँ वहीं पर स्कूली छात्राओं का कहना था कि टीचर उन्हें गलत तरीके से छू रहा था। मामला तब सामने आया जब एक लड़की ने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने परिवार को बताया, जिसके बाद इलाके में गुस्सा फैल गया है। दर्जनों लोग स्कूल पहुंच गए और फिर हंगामा करने लगे। लोग शिक्षक से उलझ गए। भयभीत शिक्षक खुद को बचाने के लिए सफाई दे रहे हैं। दोस्तों, राजधानी पटना समेत बिहार के मौसम बदलाव जारी है। जब पछुआ हवा के कारण जहां एक और मौसम शुष्क बना हुआ है, वहीं तापमान में क्रमिक गिरावट जारी है। जब पटना सहित 22 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि 35.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सुबह के समय आर्द्रता में वृद्धि होने के कारण सुबह 4 बजे से 6 बजे तक कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। 3 से 4 दिनों तक पछुआ के कारण विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। इसका प्रभाव 23 से 24 अक्टूबर उत्तर पूर्वी भाग के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और दक्षिण मध्य भाग के पटना सहित गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। दोस्तों, बिहार के एक आईएएस अधिकारी संजीव हंस की करोड़ों की संपत्ति पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए संजीव हंस पर अवैध संपत्ति रखने और भ्रष्टाचार के मामले गंभीर आरोप हैं। ईडी की छानबीन में ये भी सामने आया है कि संजीव हंस ने एक स्मार्ट मीटर कंपनी को काम देने के बदले घूस ली थी, जिससे उन्होंने मर्सिडीज खरीदी थी। ऐसे में हंस को उनके पद का दुरुपयोग करने और फिर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले में अदालत में पेश किया गया है, जहाँ पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। जब बताया जा रहा है कि पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव, जो कि संजीव हंस के बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं, उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ अवैध तरीके से संपत्ति रखने का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब जांच के दौरान दोनों के कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें अनियमितताओं के पुख्ता सबूत मिले हैं। ईडी द्वारा अभी और भी छानबीन की जा रही है और जल्द ही अन्य प्रक्रियाएं भी शुरू होगी। आपको बता दूं कि इस मामले में ईडी की निगरानी में कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में इस पर और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप रजाई और कंबल निकाल लें, क्योंकि अब बिहार में ठंड दस्तक दे दी है या ठंड अब आपको सताने लगेगी। आपको बता दूं कि बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है और कई जिलों में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और भी बढ़ने वाला है। जानकारी के मुताबिक लोगों को अब पंखे, कूलर और फिर एसी बंद करने पड़ रहे हैं। जब सुबह सुबह तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे गुलाबी ठंड ने पांव पसार लिया है। जब बिहार के लगभग 22 जिलों में ठंड का असर देखने को मिलेगा और दिन प्रतिदिन ठंड में धीमी बढ़त
बढ़त होगी। ऐसे में नवंबर के अंत तक ठंड का मौसम पूरी तरीके से आ चुका होगा। जहाँ इस बीच मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। जहाँ इसके अलावा ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने, खान पान में सावधानी बरतने और खास करके बच्चों और फिर बुजुर्गों का ध्यान रखने की अपील की गई है। कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आ रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। जब मौसम विभाग ने वाहन चालकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। ठंड के साथ साथ बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है, जो ठंड को और बढ़ा सकती है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे खुद को गर्म कपड़े से ढककर रखें और फिर घरों में उचित गर्मी का इंतजाम करें। जहां आने वाले दिनों में बिहार के विभिन्न हिस्सों में ठंड का पूरा जोर दिखाई देगा, इसलिए सतर्क रहें और फिर स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दोस्तों, पूर्ण शराबबंदी वाले आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है? जहां दारू को हाथ लगाना भी मना है, वहां जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की जान चली गई है और फिर अब स्कूली छात्रों को शराब के उदाहरण दिए जाने का मामला सामने आया है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में आखिरकार कोई टीचर पूरे होशो हवास में इस तरीके की बातें कैसे कर सकता है? दरअसल ये मामला बिहार के मोतिहारी के ढाका प्रखंड का है। यहाँ पर जमुआ स्कूल में छात्रों को हिंदी की क्लास में ब्लैक बोर्ड पर शराब के उदाहरण दिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल की टीचर हिंदी मुहावरे के अजब गजब उदाहरण बच्चों को सिखा रही है। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि हाथ पांव फूलने का मतलब होता है कि समय समय पर दारू का नहीं मिलना, और कलेजा ठंडा होने का मतलब पैर गले के नीचे उतरना, नेकी कर दरिया में डाल का मतलब होता है फ्री में दोस्तों को पिलाना। इस तरीके के स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है मुहावरा के जरिए। ढाका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या ये बात सही है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने उस महिला शिक्षिका का नाम बता दिया। उन्होंने बताया है कि ब्लैक बोर्ड पर शराब का उदाहरण देकर के पढ़ाई करवाने वाले टीचर विनीता ने फोन पर मैसेज करके माफी मांगी है, जहां उनसे इस तरीके के स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। जब पहले दूसरे राज्य की मछलियां बिहार में मंगाई जाती थी और अब बिहार की मछलियां दूसरे राज्यों में जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2005 से पहले बिहार में विकास कार्यों की क्या स्थिति थी सभी को पता है। साल 2005 से पहले मछली उत्पादन बहुत कम होता था, जब दूसरे राज्यों से यहाँ पर मछलियां मंगाई जाती थी। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित सभी क्षेत्रों का विकास किया गया है। लोगों की सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए गए हैं, साथ ही महिलाओं की तरक्की के लिए कई कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2008 से साल 2012 के लिए प्रथम कृषि रोड मैप बनाया गया है, जब साल 2012 से साल 2017 के लिए दूसरा कृषि रोड मैप बनाया गया है, जिसका शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। साल 2007 से और फिर 2023 के लिए तीसरा कृषि रोड मैप बनाया गया, जिसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, तथा साल 2024 से चौथा कृषि रोड मैप लागू कर दिया गया है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कृषि रोड मैप के लागू होने से सब्जी, दूध, अंडा, मीट, फल सहित अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ा है। चौथे कृषि रोड मैप के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में उपचुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में इसी कड़ी में सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की यात्रा पर कटाक्ष किया है। जब पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रवि किशन ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि यात्रा करना अच्छी बात है, इससे वजन घटता है और चलना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। आगे सांसद रवि किशन ने अपने बयान में कहा कि तेजस्वी यादव चाहे जितनी यात्रा निकाल ले, लेकिन अंत में सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बिहार में जनता समझदार है और सही चुनाव करना जानती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट है और सभी राज्यों में बीजेपी ही विजय होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के रवि किशन ने यह भी कहा कि ऐसे दौरों से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का मजबूत संगठन और फिर जनता का समर्थन दोनों ही उनके पक्ष में है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशांत किशोर ने 4 में से 3 सीटों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर के विरोधी उन पर भांति के आरोप लगा करके हमला कर रहे हैं। जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी के नेताओं के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इसी कड़ी में शामिल हो गए हैं। जब पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम पर गंभीर आरोप लगाया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में कहा कि जितने लुटेरे IAS IPS हैं, प्रशांत किशोर की टीम में शामिल हो गए हैं। उनको प्रशांत किशोर अपनी कोर टीम बोल रहे हैं। बहुत से लोगों को सामाजिक ज्ञान नहीं है, ये समझ सकते हैं सब कुछ पैसे पर होता है। बिहार के बारे में इसको कुछ भी पता नहीं है। पैसा पर आदमी और औरत ले जाओ और राजनीति कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। रिटायर्ड लोगों को बैठा करके ये कह रहे हैं कि क्रांति करेंगे। प्रशांत किशोर को चुनौती देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि क्रांति करना है तो भ्रष्टाचार रोक करके दिखाएं। आधार कार्ड में नंबर बदलने के लिए 400 रुपए लगते हैं, इसे बदल करके दिखाएं। पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ के दिन पार्टी बना रहे थे और गांधी जयंती के दिन कह रहे थे कि शराब शुरू करेंगे। अरे शर्म से मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब खोलना है तो जरूर
खोलो, लेकिन पहले जहरीली शराब रोको। 100 आदमी जहरीली शराब पीने की वजह से जान चली गई है 100 आदमी की। पहले 51 आदमी को पैसे देकर के दिखाओ। उन्होंने कहा है कि अरबों रुपए की यात्रा करते हैं और उनके पास पैसे नहीं है। ये लोग 7 लाख का टेंट लगाते हैं और गरीबों के लिए पैसे नहीं है। दोस्तों, अगर आप नॉनवेज के खाने के शौकीन हैं और फिर बिहार के नालंदा शहर में रहते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। दरअसल नालंदा जिले के पवापुरी प्रशासन ने शहर में नॉनवेज को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। आपको बता दूं कि नगर प्रशासन ने यह फैसला जैन धर्म के पवित्र उत्सव को ध्यान में रखते हुए लिया है। इतना ही नहीं, प्रशासन एक तरफ जहां पर शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटा दिया है, वहीं पर दूसरी ओर मांसाहारी सामान की बिक्री पर रोक की जानकारी लाउड स्पीकर लगा करके मांसाहार बेचने वाले विक्रेताओं को दी गई है। हम आपको मांसाहार की तस्वीर नहीं दिखा सकते, ये बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है। जी हाँ, हम सिर्फ आपको जैन धर्म के लोगों को दिखा सकते हैं। आप जैन धर्मों को लोगों को देख करके समझ जाएंगे कि ये मांसाहारी के बारे में बात कर रहा है। जैन धर्मों को मानने वाले जैन समुदाय की तरफ से दीपावली के समय यहाँ पर भगवान महावीर की विशेष पूजा की जाती है। यह देश के अलग अलग छोर से इस उत्सव के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ पावापुरी के बारे में बताया जाता है कि भगवान महावीर की यह आखिरी देशना भूमि है। यहाँ पर जैन समुदाय के तमाम ऐसे मंदिर है जो कि उनकी आस्था को दर्शाते हैं। ऐसे में यहाँ प्रशासन के लिए इस महोत्सव को विधि पूर्वक शांति से खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमीन सर्वे के माध्यम से सरकारी जमीन का भी ब्यौरा तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ सर्वे के बाद इस सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त किया जाएगा। खबर के अनुसार इस जमीन सर्वे के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत भूमि स्वामी को लाभ मिलेगा, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली भूमि का भी पता लगाना आसान हो जाएगा। इससे विभाग को इसका इस्तेमाल करने में आसानी होगी। आपको बता दूं कि बिहार में सरकारी जमीनों का ब्यौरा तैयार हो रहा है। बिहार में जितने भी सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी की गई है उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसको लेकर के सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। वहीं पर गैर मजरूआ आम जमीन सरकारी होती है और इसका इस्तेमाल सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए होता है। इससे अवैध कब्जा को हटाया जाएगा। वहीं पर जमीन सर्वे के माध्यम से तैयार होने वाला ब्यौरा सीईओ के पास जाएगा। इसके बाद सीईओ के द्वारा इस जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। वहीं पर जमीन सर्वे से किसी विभाग या फिर स्थानीय प्रशासन के पास कितनी गैर मजरूआ आम, खास एवं अन्य प्रकृति की कितनी भूमि है, इसकी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, बिहार में अब AI तकनीक से ग्रामीण सड़कों की देख रेख होगी। इससे सालाना 800 करोड़ रुपए की बचत होगी। आपको बता दूं कि इस संबंध में एक बैठक हुई। इसमें नई तकनीक से सड़कों के अतिक्रमण का पता लगाने में भी सफलता मिलेगी। यह मुख्यालय में एक कंट्रोल कमांड सेंटर बनेगा जो कि फील्ड इंजीनियरों के निरीक्षण की निगरानी करेगा। ये कमांड सेंटर मानवीय हस्तक्षेप को कम करके निरीक्षण की गुणवत्ता में सुधार करेगा। सड़कों और पुलों का निरीक्षण GIS आधारित प्रणाली से होगी। इसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर के मुख्य अभियंता तक के अधिकारियों की गतिविधियों को डैशबोर्ड पर देखा जाएगा। यह तकनीक ये भी सुनिश्चित करेगी कि सड़कों का निर्माण निर्धारित 3.5/5.5 मीटर चौड़ाई के मानकों से है या नहीं। दरअसल पिछले दिनों वैशाली जिले की 1000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की निगरानी की गई है। इसी आधार पर रखरखाव की नई नीति तैयार की जाएगी। दोस्तों, बाढ़ ने बिहार में नदियों के करीब 118 किलोमीटर तटबंधों को भारी क्षति पहुंचाई है। जब नदियों के तटबंधों को कई जगह तोड़ने और फिर क्षतिग्रस्त करने के साथ ही उन पर बनी संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचाया है। इसका खुलासा जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। जब विभाग ने पिछले दिनों अपने क्षेत्रीय अधिकारियों और फिर संबंधित अभियंताओं से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। इसमें उन्हें क्षतिग्रस्त तटबंधों की विस्तृत जानकारी देनी थी। साथ ही उसमें कितनी क्षति हुई है ये भी बताना था। क्षेत्रीय अधिकारियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ ने जल संसाधन विभाग के 512 करोड़ डुबो दिए हैं। इसमें बड़ी नदियों पर बने तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने के साथ जमींदारी बांध भी टूटे हैं। बिहार के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं। कटिहार में यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने यज्ञशाला मैदान में मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी स्वाभिमान यात्रा के लिए निकल पड़े। इस कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह जो यात्रा पर निकले हैं, बिहार के कई शहरों में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हैं। देश को अगर ऊंचाई पर ले पहुंचाना है तो फिर इसमें हिंदुओं का प्रमुख
प्रमुख योगदान होगा। चूँकि हिंदू समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, इस यात्रा के माध्यम से उन्हें जोड़ने का प्रयास है। जब विश्व में अगर हिंदुओं की बात होती है तो फिर लोग भारत की ओर देखते हैं। हिंदू समाज एकजुट होगा तो फिर देश मजबूत बनेगा। विश्व गुरु बनने की ओर हम बढ़ रहे हैं। वहीं पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत आज कटिहार की पवित्र यज्ञशाला मंदिर में भक्ति भाव से पूजा अर्चना करके की गई है। आस्था की ज्योति प्रज्वलित करते हुए हम सब ने अपनी धर्म और फिर संस्कृति के प्रति संकल्प को और अधिक दृढ़ कर लिया है। ये यात्रा न केवल हमारी स्वाभिमान का प्रतीक है बल्कि हिंदू समाज की एकता और शक्ति का ऐलान भी है। दोस्तों, बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर जिस महिला की जान ले ली गई थी पहले ससुराल वालों के द्वारा, लेकिन अब वो महिला जिंदा लौट आई है। आपको बता दूं कि भोजपुर पुलिस की फाइलों में करीब 4 सालों से मृत एक महिला को जिंदा हालात में बरामद किया गया है। दहेज को लेकर के विवाहिता को हत्या का मामला मायके वालों ने दर्ज कराया था और इसमें महिला के पति, ससुर और भैंसुर को 2.5 से 3 साल जेल में रहना पड़ा था। जब महिला जीवित सामने आई तब पता चला है कि उसके इतने दिनों तक लापता रहने की वजह उसके अपने ही पिता थे और उन्हीं की वजह से वो 4 साल गायब रही। इधर महिला की बरामदगी के साथ ही 4 साल पुराने दहेज मामले का पटाक्षेप हो गया और फिर मामला चौरी थाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस अब बरामद विवाहिता को कोर्ट में प्रस्तुत करके उसका बयान कलम बंद कराएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरामद विवाहिता ने पूछताछ में अपने पिता की प्रताड़ना से तंग आकर के घर से भागे जाने की बात पुलिस को बताई है। ऐसे में पिता पर भी कानूनी शिकंजा कस सकता है। आपको बता दें कि चौरी थाना क्षेत्र के जनकपुरिया गाँव निवासी अवध बिहारी सिंह की पुत्री धर्मशिला देवी की शादी साल 2015 में चौरी थाना के बहु आरा छपरा गांव के निवासी प्रमोद सिंह के दीपक सिंह से हुई थी। प्रमोद सिंह के बेटे दीपक सिंह से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद वे अपने मायके चली गई थी। इस बीच विवाहिता अपने मायके से ही बिना कुछ बताए कहीं निकल गई थी। इस दौरान 29 अक्टूबर 2020 विवाहिता के पिता ने अवध बिहारी सिंह ने संबंधित थाने में दहेज के लिए हत्या किए जाने का मामला दर्ज करते हुए विवाहिता के पति दीपक सिंह, ससुर प्रमोद सिंह एवं भैंसुर रविशंकर सिंह के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है और इन लोगों को 2.5 साल जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन आज ये जिंदा वापस लौट आई है। दिल्ली से भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी पटना पहुंचे थे कल। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान बिहार में फिल्म नीति को मिली मंजूरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां होटल ताज में आयोजित फिल्म कॉन्क्लेव में शामिल मनोज तिवारी ने कहा है कि बिहार सरकार ने फिल्म प्रोत्साहन नीति शुरू की है। इससे एक फिल्म को 2 से 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बधाई देता हूँ। मेरा विश्वास है कि इससे न सिर्फ सिनेमा बल्कि बिहार के इमेज को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। इससे टूरिज्म को भी बहुत फायदा होगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में फिल्म नीति आई है, जहाँ इससे बिहार के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा, जहाँ यहाँ की प्रतिभा को अवसर मिलेगा। फिल्म नीति के कारण बाहर के लोगों का आकर्षण बिहार की ओर बढ़ेगा। एक सकारात्मक बिहार का वातावरण बनाने में फिल्म नीति की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाएगा। दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया है कि बिहार में आगामी उपचुनाव के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार अत्यधिक सक्षम और स्थानीय व्यक्ति ही होंगे, जिन्हें लोगों ने चुना है और फिर जो राज्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब प्रशांत किशोर ने जोर देकर के कहा है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार बिहार के धरती के बेटे होंगे, जिसका अर्थ है कि वे स्थानीय निवासी होंगे जो वास्तव में लोगों की जरूरतों और फिर चिंताओं को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे बताएं कि क्या आपने बिहार विधानसभा चुनाव में पहले कभी ऐसे उम्मीदवार देखे हैं? मैं अब तक लोगों को बताया है और फिर उन्हें आश्वासन दिया है कि वह हर उम्मीदवार जो चुनाव लड़ेगा और जनसुराज में प्रमुख भूमिका निभाएगा वह प्रशांत किशोर से भी अधिक सक्षम होगा। जब वह व्यक्ति बिहार की धरती का बेटा होगा, स्थानीय होगा, लोगों द्वारा चुना गया होगा और बिहार को बेहतर बनाने के लिए जनसुराज के प्रयास में शामिल होगा। प्रशांत किशोर ने बिहार में आगामी उपचुनाव में तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए पूर्व उप सेना प्रमुख यानी कि रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। जब तरारी से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि वे पूरे दिल से लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य बहुत पवित्र है और उनकी छवि साफ है। उन्होंने कहा कि मैं दिल से लोगों की सेवा करूंगा। लोगों ने प्रशांत किशोर से कहा है कि मुझे लाओ ताकि तरारी में सुधार हो।
दोस्तों बिहार के कई जिलों में अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फिर मसालों के दाम में गिरावट होने का दूर दूर तक रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है, आम गरीब परिवार के लोगों पर के जेब पर पड़ रहा है, आपके जेब पर पड़ रहा है। लोगों के पास इससे कैसे निजात पाया जाए इसका भी कोई भी तरीका नहीं है। बस लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिर कब सरकार की नजर इस पर पड़ेगी ताकि खाने पीने वाले इस चरम महंगाई से निजात मिल सके। जब बीते 2 माह से आलू की कीमतों में 2 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कीमत 30 से 35 रुपए प्रति किलो और फिर प्याज 40 से 45 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। फल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जैसे सेब 120 से 200 रुपए प्रति किलो, लाल अंगूर 400 रुपए प्रति किलो बाजार में बिक रहा है। ऐसा कोई हरी सब्जी बाजार में नहीं है जिसका कीमत 40 से 60 रुपए की प्रति किलो के हिसाब से कम हो। मसाला के दाम भी चरम सीमा पर है। वहीं पर मुख्यालय के मुख्य बाजार से आलू और फिर प्याज के थोक विक्रेता द्वारा बताया गया है कि प्रतिदिन प्याज की खपत 200 से 250 क्विंटल होता है, जिससे रोज 5 से 7 लाख रुपए का कारोबार होता है। ऐसे में केवल आलू और प्याज में करीब 15 से 20 लाख का कारोबार होता है। यह शहर के प्रमुख प्याज कारोबारी ने बताया है कि आलू की कीमत में कुछ और तेजी आ सकती है, क्योंकि अभी आलू की बुआई का मौसम शुरू होने वाला है। जहाँ वहीं पर प्याज की कीमत में नरमी के आसार आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि बाजार में नासिक और इंदौर से प्याज का आवाग शुरू हो गया है। दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिले के बैखनपुर और मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत कथित जहरीली शराब पीने से हुए लोगों की जान जाने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया है कि गोपालगंज जिले के बैखनपुर और मोहम्मदपुर इलाके में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान गई है। हमने जाँच के लिए 2 SIT टीम का गठन किया है जो शराब या फिर जहरीली शराब पीने वालों की पहचान कर रही है। जहाँ हम लोगों की छापेमारी जारी है। हमने 200 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली है। इसके परिणाम स्वरूप कई शराबियों समेत अन्य की गिरफ्तारी भी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि वे अब कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2 बार हम गलती कर दिए थे, जब सब दिन साथ में थे, खूब अच्छा काम किए थे। जब पार्टी गठन के साथ ही हम लोग भाजपा के साथ थे, जब अब इधर उधर कभी नहीं जाएंगे। वह सब खूब गड़बड़ करता था, यानी कि लालू और आरजेडी के लोग खूब गड़बड़ करता था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने इसी प्रकार का बयान दिया था और कहा था कि वे अब एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बार बार नीतीश कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि वे कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। इस सवाल का जवाब भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से आया है। नीतीश कुमार के इधर उधर नहीं जाने वाले बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने यानी कि ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बार बार बिहार को याद दिलाना चाहते हैं कि नैसर्गिक स्वाभाविक गठबंधन बीजेपी के साथ जेडीयू का है। 2 बार नीतीश कुमार जब इधर उधर गए तो वे दोनों अनुभव स्वयं नीतीश कुमार के लिए अच्छे नहीं थे और राज्य के लिए भी इसे सराहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया है कि अभी कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। दोस्तों संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम के द्वारा पहली बार बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। यह बिहार फिल्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। आज का दिन कला संस्कृति एवं युवा विभाग और फिर फिल्म निगम के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब यहाँ के कलाकार, फिल्मकार, तकनीशियन और फिर फिल्म से जुड़े हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार सामाजिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में इतिहास छुपा है। कला और संस्कृति के लिए संवर्धन में फिल्म इंडस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कलाकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप में वो हुनर है जिसके जरिए आप बिहार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व तक पहुँचा सकते हैं। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति इस कड़ी में एक बड़ा कदम है। दोस्तों बिहार में अब नागरिकों को जमीन के सभी रिकॉर्ड मुफ्त में देखने की सुविधा मिल गई है। ये पहल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिससे लोग अपने जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज और फिर जानकारी आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और फिर नागरिकों को सही जानकारी उपलब्ध कराना है। खबर के अनुसार बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने सभी विभागीय अधिकारियों को जमाबंदी, पंजी, खतियान समेत 36 तरीके के राजस्व अभिलेखों को जल्द डिजिटलाइज और स्कैन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज हैं, जिनमें से आधे से अधिक को डिजिटलाइज और स्कैन किया जा चुका है। साथ ही बचे हुए दस्तावेजों को डिजिटलाइज और स्कैन किया जा रहा है। जल्द ही सभी तरीके के दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। अगर आप इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आप अपनी जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर
विजिट करना होगा। दोस्तों, जेडीयू ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दे दी है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए हैं। भागलपुर से उन्होंने शुक्रवार को अपनी इस यात्रा की शुरुआत की और शनिवार को सीमांचल में प्रवेश किया। शनिवार को गिरिराज सिंह की यात्रा कटिहार में भ्रमण की, जो कि पूर्णिया और अररिया होकर के किशनगंज तक जाएगी। गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि वे हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश देने इस यात्रा पर निकले हैं, जबकि गिरिराज सिंह की यात्रा से प्रदेश में सियासी उबाल भी है। विपक्ष ने गिरिराज सिंह की यात्रा के उद्देश्य पर सवाल तो खड़े किए ही, जेडीयू को भी गिरिराज सिंह की इस यात्रा से एतराज है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने तो गिरफ्तारी तक की चेतावनी इशारों में ही दे दी। जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं और केंद्रीय मंत्री को उन्होंने निशाने पर लिया है। एक न्यूज चैनल पर गिरिराज सिंह की यात्रा से जुड़े हुए सवाल का जवाब देते हुए जदयू एमएलसी ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के विचारधारा से प्रेम करते हैं, वे भाईचारा पसंद करते हैं। यहाँ कोई चाहता है कि अतिवादी सोच को अपना यात्रा के दौरान बनाएगा तो फिर वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर मुमकिन नहीं है। हमारी सरकार और एनडीए और फिर हमारे नेता नीतीश कुमार ऐसी चीजों पर कड़ी नजर रखते हैं। दोस्तों, बिहार में बिना दाखिल खारिज वाली जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। ये कदम बिहार सरकार की ओर से भूमि सुधार और विवादों के समाधान के लिए उठाया जा रहा है। यह सर्वे का मुख्य उद्देश्य भूमि के वास्तविक मालिकाना हक को स्थापित करना और अवैध कब्जा को रोकना है। खबरों के अनुसार बिहार में यदि किसी जमीन की दाखिल खारिज नहीं हुई है तो उस जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। इसके लिए आपको जमीन की खरीद कागज या रसीद जमा करनी होगी। यदि आपके पास जमीन का पुराना रसीद है तो इससे भी आप सर्वे करा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में स्वतंत्रता के इतने दिनों बाद भी, यानी कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी एक ऐसा गांव है जहां के 75% परिवारों में दाल और सब्जी नहीं बनती है। यह गांव है कैमूर जिले के अघोरा प्रखंड का बरगांव खुर्द। यहाँ की 75% आबादी मजदूरी करके जीवन यापन कर रही है, जहाँ उनके घरों में हरी सब्जी और दाल नहीं पकती। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज काम नहीं मिल पाता है। यहाँ शहर की तुलना में मजदूरी भी कम ही मिल पाती है। जब मजदूर परिवार किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, जन वितरण प्रणाली की दुकान से चावल गेहूं मिलता है, जिससे उन्हें अनाज का प्रबंध करने की कोई खास चिंता नहीं रहती है। अघोरा प्रखंड के बरगांव खुर्द के 65 वर्षीय जागरूक उराव बताते हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि उनके घर में कब दाल और हरी सब्जी पकी है। जब परिवार में 7 सदस्य हैं, बड़े भाई मुंशी उराव बीमार रहते हैं, उनके लिए दवा का इंतजाम करना जरूरी है। जागरूक की हड्डी अब उतनी मजबूत नहीं है जिसके बल पर वे मजदूरी कर सके। उनका बेटा चिंटू उराव दूसरे शहर में रहकर के मजदूरी करता है, या उसी की कमाई से घर का खर्च चलता है। दोस्तों, बिहार में डेंगू के डंक का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के 167 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य महकमा हैरान है। इनमें सबसे अधिक पटना में 70 केस सामने आए हैं, जहाँ इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की जान गई है। आपको बता दूं कि बिहार में डेंगू पीड़ितों की संख्या 5093 हो गई है। डेंगू से बिहार में अब तक कुल 14 लोगों की जान गई है। जहाँ राज्य में यानी कि बिहार में जो डेंगू के नए मरीज मिले हैं उसमें पटना से सबसे ज्यादा 70, गया में 14, मुजफ्फरपुर में 10, बेगूसराय में 8 केस हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से मामले सामने आए हैं। वहीं पर पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स में मुफ्त जांच की सुविधा है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दवाई भी दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को डेंगू को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश में 122 करोड़ हिंदू है। आगे उन्होंने कहा कि अगर इस देश में हिंदू खतरे में हैं तो 56 इंच वाले को आगे आना चाहिए। जब इजराइल हमास को मिटा सकता है तो पाकिस्तान को मिटाने में इनको क्या डर है। आगे उन्होंने कहा कि सनातन खतरे में नहीं है। महाराष्ट्र और फिर झारखंड चुनाव में इन लोगों की सत्ता खतरे में दिखाई दे रही है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि गिरिराज सिंह अगर नफरत पैदा करेंगे तो फिर उनकी यात्रा के आगे सो जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री हो चाहे भगवान, नफरत पैदा करेंगे तो फिर चलने नहीं देंगे। जब पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अपनी यात्रा के माध्यम से कोसी और सीमांचल क्षेत्र में धार्मिक तनाव उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे रहते गिरिराज सिंह के मंसूबे सफल नहीं होंगे। पप्पू यादव ने आगे कहा कि बिहार में तमिलनाडु, तेलंगाना और फिर केरल की तरह शराबबंदी कानून बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की शराब की पॉलिसी सही नहीं है।
किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, थूक जिहाद होता है और बाकी कई सारे जिहाद होते हैं। पहले तो लव जिहाद लड़कियों के साथ होता था, लेकिन अब लव जिहाद लड़कों के भी साथ होने लगे हैं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, जो कि भी सीमांचल में हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। यह गिरिराज सिंह का कहना है कि सीमांचल के 4 जिला किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद होते हैं। पहले लव जिहाद लड़कियों के साथ होता था, लेकिन अब लव जिहाद लड़कों के भी साथ होने लगे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि आप 10 दिन सीमांचल में आकर के रहिए, तब आपको पता चलेगा कि लव जिहाद क्या होता है। जी हाँ, मैं सीमांचल के हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप तो सीमांचल में रहते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सीमांचल में ऐसा कुछ हो रहा है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि गिरिराज सिंह अभी हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ, गिरिराज सिंह का कहना है कि मैं दंगा रोकने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि दंगा हो रहा है कहीं पर, तभी तो ये दंगा रोकने के लिए यात्रा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि गिरिराज सिंह दंगा करवाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। तो गिरिराज सिंह का कहना है कि मैं दंगा करवाने के लिए नहीं, बल्कि दंगा रोकवाने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। जब गिरिराज सिंह ने जिहाद का नाम लेते हुए इतने तरीके के जिहाद गिना दिए कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर क्या क्या होता है। जब गिरिराज सिंह ने कहा कि शिक्षा जिहाद भी है, जी हमारे क्षेत्र में शिक्षा जिहाद भी होता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन लोगों को मेरी बातों पर आपत्ति है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में 10 दिन तक आकर के रहें, तब उन्हें पता चलेगा कि लव जिहाद क्या होता है। जब गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले ये केवल लड़कियों के साथ होता था, लेकिन अब लड़कों के भी साथ लव जिहाद होते हैं। साथ ही साथ गिरिराज सिंह ने कहा कि हम पहले ही थूक जिहाद और भूमि जिहाद देख चुके हैं, शिक्षा जिहाद भी देख चुके हैं, अब शिक्षा जिहाद भी हो रहा है और लड़कों के साथ लव जिहाद हो रहा है। मेरी संस्कृति, धन, भूमि और फिर धर्म सब खतरे में है, इसलिए आज मैं हिंदुओं से कह रहा हूँ कि अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सभी को एकजुट रहना चाहिए, संगठित हिंदू ही सुरक्षित हिंदू है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह की ये यात्रा मुख्य तौर पर सीमांचल में हो रही है, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिमों की आबादी थोड़ी अधिक है, इसलिए गिरिराज सिंह ये यात्रा सीमांचल में कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह खुले तौर पर मुस्लिमों का हमेशा विरोध करते आ रहे हैं, हमेशा मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि 1947 में जो बंटवारा हुआ उस समय सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। ये लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में रह करके लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं, शिक्षा जिहाद कर रहे हैं, न जाने क्या क्या जिहाद कर रहे हैं। ये कहना है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह हमेशा जब भी मुंह खोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बात करते हैं। गिरिराज सिंह हालांकि केंद्रीय मंत्री है, लेकिन अपने मंत्रालय के बारे में उसने अब तक कोई भी बात सार्वजनिक तौर पर कहते हुए आपने नहीं सुना होगा। गिरिराज सिंह हमेशा हिंदुओं की बात करते हैं, ये अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन दूसरे धर्मों को टारगेट करना ये सही नहीं है, ये गलत बात है। वहीं पर गिरिराज सिंह को लेकर के उनके सहयोगी बीजेपी के सहयोगी जेडीयू नेताओं का कहना है कि ये गिरिराज सिंह जो यात्रा कर रहे हैं ये कोसी और सीमांचल में अमन, चैन, शांति और सौहार्द बिगाड़ने का काम में लग गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस का प्रचार करना चाहते हैं, केडीवी लाइव के माध्यम से लाखों लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ये काम बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। केडीवी लाइव के साथ मिलकर के आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, हमसे जानकारी लीजिए और अपने बिजनेस का प्रचार करें। जय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।